अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद आदिल सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ये किस हद तक जाती हैं? मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी, और वो मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या 9 मई के सानिया के हवाले से मैं अमनेस्टी की बात किया करता था। अच्छा, मेरा नुक्ता नज़र इस तरह से है कि गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं इंसान से, दानिस्ता और गैर दानिस्ता। और चूँकि पीडीएम ने एक नुक्ता नज़र लिया था, अच्छा उसमें आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर बेंच में हेयरिंग है। 90 दिन के हवाले से, कोर्ट के हवाले से, जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हुआ उसकी हेयरिंग है। और कुछ सियासी तौर पर जो है आगे हलचल क्या हो रही है और जलसे के बाद क्या नुक्ता नज़र क्या हो रहा है उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो ट्रायल है, वफाकी हुकूमत ने बड़ी एक इंटेलिजेंट दरख्वास्त दी है। यानी उनका मौक़िफ़ यही है कि ये मिलिट्री कोर्ट में, हम समझते हैं बहसीत वकला कि मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल नहीं बनता है, या आम दहशतगर्दी की कोर्टों में। वो परेशानी की क्या बात है इस हवाले से? राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर वो पूरी रेमेडीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और दूसरा जो है, जब जनरल एमनेस्टी की बात हो रही है तो इंतज़ार करना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और शेख रशीद साहब ने जब ये बात की, मैं तो 5 जून से ये बात कर रहा हूँ, और मैं देखिए, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है और मैं ये समझता हूँ इस मुल्क को आगे जाना है, और जिसका जितना का इख्तियार है उतना का इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहें कि आप हर जगह इन सारे मामलात को देख सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। मैं जो फौजी जो अदालतों में ट्रायल शुरू, तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जी। वफाकी हुकूमत ने जो सिविलियन हैं, जो आम शहरी हैं, फौजी अदालत ट्रायल शुरू से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए आगाह किया है कि 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल्स के आगाज़ से मुतल्ला किया जा रहा है। और जो इतलात यही हैं, काफ़ी ट्रायल्स कंक्लूड हो चुके हैं जो फैसले की तरफ। अब ये सूरत हाल सारी आज सुबह आ जाएगी। 5 मेंबर बेंच, जस्टिस एजाजुल हसन उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और कहा ये जा रहा था बड़ा बेंच होना चाहिए था। जस्टिस काजी फाजीसा को भी अब जब भी फैसला जब हो गया है तो इनको हिस्सा होना चाहिए ना इस बेंच का। लोग सवाल कर रहे हैं, चलें कोई नहीं। और जो कहा गया है, उन्होंने कहा 9-10 मई वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए, उसकी लिस्ट सामने मौजूद है। और मफाद आमा को नज़र रखते हुए मद्देनज़र फौजी ट्रायल किया जा रहा है। फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित ना हो तो बरी कर दिया जाएगा। यानी अगर एक जनरल बात है वफाकी हुकूमत को, मैं हैरान होता हूँ, अगर कसूरवार हो क्या पकड़ लेंगे फिर आप? बातें वो करें ना, ये निगरान हुकूमत का हाल है, ये कैपेसिटी है उनकी। और ये मुताबिक ये भी है, सुप्रीम कोर्ट में जारी फैसले से मशरूत होगा जो ट्रायल है ना, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी ट्रायल से। यानी वो चाह ये रहे हैं कि ये, और मैं नहीं समझता कि इसमें फौजी ट्रायल में, फौजी ट्रायल का तो प्रोसीजर ही और है, ट्रायल का तरीक़ाकार ही और है। और राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलना इस बारे से बात। और जो बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज तक सामने आ नहीं सकी हैं, जो उस वक्त बाकायदा हुक्मनामे में कही गई थी। और जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली, साहब कह रहे हैं जो कसूरवार साबित हो उनको मामूली सुनाई होंगी। जबकि 9 और 10 मई के वाक़े में मुलजिम जो अफराद जुर्म के मुताबिक काट चुके उन्हें रहा कर दिया जाएगा। यानी सज़ा देने के बाद वो कहेंगे जनाब ये सज़ा पूरी हो गई है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो फिर क्या है इसका मतलब है? बाकी इसलिए ज़मानतें नहीं हो रही हैं, उन लड़कियों की भी ज़मानतें नहीं हो रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी ज़मानत नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यही है ना जी। और फौजी ट्रायल के बाद सज़ा या कानून के मुताबिक सज़ाओं के खिलाफ मुतलका फ़ोरम बताएं तो सही ना कहाँ है। चले, मैं नहीं चाहता ना, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आज भी समझता हूँ ये ट्रायल की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। जो एमनेस्टी वाली बात हुई है उस पर बात होनी चाहिए, और ये नॉर्मल कोर्टों में ट्रायल चलाएँ, आप चलाएँ, कंप्लीट करें, आप सज़ाएँ वही होंगी। मिलिट्री कोर्ट में चलाएँ, ट्रायल चलाने का मकसद, लोग सवाल उठाते हैं ना जी। फिर पीडीएम के हवाले से जो सवाल है पर सवाल उठते हैं, फिर जुडिशल कमीशन की बातें होती हैं कि जनाब ज़मान पाक से लिबर्टी से, वहाँ मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन बातें फिर बहुत सी होंगी, और वो मैं नहीं समझता कि वो ये बातें किसी भी तरह से स्टेज के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। जो एक किसी तरीके अदम इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान, अब जो जलसा हुआ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसके बाद पीडीएम ख्याल आ गया उनको, पीडीएम याद आ गई कि पीडीएम को बहाल किया जाए, फ़ाल किया जाए। और
पीडीएम नहीं मानेगी इस पे, अगर मानेगी तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी। मिसाक पाकिस्तान की बात हो रही है और बहुत जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आसिफ अली जरदारी साहब अपना नुक्ता नज़र कहेंगे, लाएंगे सामने, वो इलेक्शन मांगेंगे और इलेक्शन तो देना होगा आपको। हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है, सॉरी सुप्रीम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं बात करता हूँ। सिर्फ इस बारे में बात करिए, जो पार्टी का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, हमजा शरीफ, इसहाक डार शरीक हुए और वापसी जो नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए हैं, तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने कहा जी जो मुतदा जो है ना जी जो पीडीएम है वो जमात से मुलाकातें हों और टेलीफोन पर रब्ता किया जाए। और साबिक जो वज़ीर शहबाज शरीफ, अगले 2 रोज़ सियासी रब्तों का आगाज़ होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्लाह मैंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये जो आपस में बैठने की बातें नहीं हो रही थी, अब ये बेवकूफ़ बनाएंगे उसको। बेवकूफ़ नहीं बनना, आगे लेके चलें इस मुल्क को। और साथ साथ ही जो है ना जो ओन चौधरी जो गए थे इस्तकबाल करने के लिए, अच्छा बंदा पूछे सही, ओन चौधरी एक आम आदमी है ना, ये हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंच गए? एक सवाल है, ये कैसे पहुंच गए? अब यार हर एक आदमी तो जा नहीं सकता ना, ये किस कैपेसिटी में पहुंचे? अच्छा मैं जो कि जेट पे सफ़र करता हूँ, मुझे भी पता है जब तक ना का नाम ना लिखाया जाए प्राइवेट जैसे से आप पहुँच नहीं सकते वहाँ मुलाकात के लिए। अब जो मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचे हैं, या आपको ख़ास तौर पर आपको पुलिस वालों ने सल्यूट किया और बहुत सी बातें हुई। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉर्नर मीटिंग थी, एक वर्कर कन्वेंशन था, उसको रोका गया, उस पर उन्होंने कहा जी सजा याफ्ता या जिनके बारे में ये मामले चल रहे हैं वो जलसा नहीं कर सकते। पता नहीं किस कानून के तहत कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। मैंने फिर सवाल पूछा उनसे, मैंने कहा बताएं कि मैंने ट्वीट किया जी किस कानून के तहत? अच्छा तो नवाज शरीफ रिश्तेदारी था, वो जलसा उसकी अपना टेलीविजन पे लाइव कवरेज नहीं दिखाई जा सकती थी, वैसे कवरेज नहीं दिखाई जा सकती थी। फिर जो प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, जो डीआईजी हमारे दोस्त हैं वो गए, फिर वो कमिश्नर और गए, वहाँ प्रोटोकॉल दिया गया, किस कानून के तहत दिया? फिर ये सवाल तो होता है ना। और वहाँ ओन चौधरी ओन चौधरी वो जो मेरी ज़ाती मुलाकात है, दोस्ती है, वो जो मर्जी कहें, एजेंडा एक नज़र आ गया है, एजेंडा एक नज़र आ गया है कि वो बंदरबात होनी है कि अगर वो इलेक्शन, अगर वो, मैंने तो इसका तजवीज़ ये भी किया कि इसी सीट ने ऐलान कर दी जाए वज़ीर आज़म की, चुप करके पैसा है, लंबा चौड़ा पैसा है, मुल्क के ख़जाने में आए, भला होगा, गरीबों का भला होगा। ये क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह का ये प्रोसेस सारे करने की? ये मैं मजाक कर नहीं है, 2.5 मिनट के, और क्या हाल है इस मुल्क में, और क्या हो रहा है? सारे इस प्रोसेस को सामने रखें। फिर जहांगीर आगे जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद तोड़ने में लगे हुए हैं और एक एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। चॉइस गुलाम सरवर खान को जो है ना उनसे मुलाकात हुई, उनको वो तहरीक अदम इस्तेहकाम हो, इस तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में जो है ना वो लाने की कोशिशें उनकी तरफ से चल रही हैं। नवाज शरीफ के जलसे में सवाल हो रहा है बकाऊ मीडिया, मैं बकाऊ मीडिया ना भी कहूँ तो, लेकिन कंप्रोमाइज़ मीडिया तो है ना, यानी। और एक और ख़बर देता चलूँ मैं आपको, मैं तफसील बात करूँगा। जुनैद सफदर को भी लॉन्च कर दिया गया, मैंने ट्वीट किया है इसके ऊपर भी, जुनैद सफदर को भी लॉन्च कर दिया गया है। और जुनैद सफदर अपनी मालदा से या किसी छुप के वो किस तरह जो है ना हमारे यूट्यूबर या डिजिटल मीडिया से राब्ते में हैं और कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान का ये विंग तोड़ लिया जाए। तो कितने तोड़ लेंगे आप? जितने भागेंगे इधर उधर, तो वो तो उनको सुनना चाहते हैं ना। तो अभी भी यहाँ इसमें ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनसे बाकायदा रब्ता भी हुआ, वो तफसीलात मैं बहुत जल्द बताऊँगा आपके सामने कि जलसे को सामने रखते हुए क्या होना है। तो अगला जो लाया अमल है ना, उन्हें भी नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, मैं रांदा दरगाह है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ ही नहीं सकता है, मैं अब मांगे दोहल कहता हूँ। हाँ, उसके लिए अगला कौन है? अब वो शहबाज शरीफ इज़ द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट, लेकिन मरियम जो है जुनैद सफदर को लॉन्च करने का इरादा रखती है। वो बन सकता नहीं बनता वो एक अलग बात है। आखिर में जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से आपको पता है इसमें मैंने बड़ी जान मारी है। और इसके लिए आप जब असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील करना चाहते थे, मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखे 16/8 और करीबन 24/8 सामने नहीं है मेरे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने सदर पाकिस्तान को भी लिखा, फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर ये वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करते हैं, आपने 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना है। और वो इसलिए करवाना है कि जब असेंबली की म्याद ख़त्म हो गया 2 दिन पहले आप कहें, अच्छा वो अब देखिए वजह समझिएगा, वो 90 दिन क्यों दिए गए? ये तो नहीं है कि 2 दिन पहले गया 90 दिन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो मैक्सिमम लिमिट है। और 60 दिन क्या है? वक्त पे असम्बलियाँ तहलील, अब टाइम पूरा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है, तो आपको फिर तो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करना है, और वो आइन टूट चुका है। फिर मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा, सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का मशावरत के लिए बुलाया, वो जनाब अमेरिकियों से तो मिलने चले गए,
اپنا اپنی کی تو ملنے چلے گئے، صدر سے ملنے نہیں گیا الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا ہے اس ملک میں صاف صاف الیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا اس نے ابھی تک، کوئی ایسا حالات نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ اس نے بہتری کی طرف چیزیں لے گئی ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہے پھر میں نے لکھا، اور پھر صدر پاکستان نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 48 کو اگر سامنے رکھ لیں، 58 کو سامنے رکھ لیں، 105 کو رکھ لیں، 107 کو رکھ لیں، 224 کا 224A کو رکھ لیں، 1.5 دن صدر کا اختیار ہے۔ سیکشن 57 میں جو ترمیم انہوں نے کی ہے، جو الیکشن کمیشن کو اختیار کیا، یہ آئین سے معاف رہا ہے، یہ آئین توڑا گیا ہے۔ صدر پاکستان بڑا انٹیلیجنٹ خط لکھا، لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن میری بڑی پرانی دائر ہوئی ہے ستمبر میں، اب یہاں نہ کوئی اعتراض لگا نہ کچھ نہیں لگا، تو الٹیمیٹلی میں لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ درخواست متفرق ہے کہ لگی ہوئی ہے، تو کل لاہور ہائی کورٹ سے میں یہ آئینی درخواست واپس لے لوں گا، ذکر کر کے یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے آلریڈی اس کی کوگنیزنس لے لی ہے، اور گزارش یہی کریں گے کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو دیکھے۔ اور سپریم کورٹ میں جو ہے میرے دفتر کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے، انور منصور خان جو ہیں وہ کل سپریم کورٹ رجسٹری میں ہوں گے، میرے ایسوسیٹ جو ہیں منیر احمد جو ہیں وہ لاہور رجسٹری میں اس کی پروسیڈنگ ساری اٹینڈ کریں گے۔ اور 90 دن لائن ٹوٹ چکا ہے، اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، سپریم کورٹ پچھلے 90 دن کا کیا کرتی ہے، وہ بھی کنٹیمپٹ ہو چکی ہے۔ اور پھر اس پہ ایک سوال بڑا اٹھا، اس پہ میں نے اگر وہ ہم خیال بینچز کی ایک بات کر دی کہ جو بات کہتے تھے، تو اب کیا ہے؟ اچھا اس پہ بتا رہے ہیں جی ہمیں، ہمارے دوست ہیں عمران وسیم صاحب، وہ کہتے ہیں جناب یہ کون سے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں آپ، بدرا بتائیے گا، آئین کے تحت کہاں ہے؟ یہ تو ایک قانون بنایا، اور یہ سپریم کورٹ میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، وہ میں اس فیصلے پہ میں نہیں اتفاق کرتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات دے دی ہیں، پارلیمنٹ کو وہ نہیں دے سکتی تھی۔ اور کیا ہے تو پھر اس میں اگر وہی ہم خیال کا کانسیپٹ ہے تو جسٹس چیف جسٹس صاحب قاضی فائز صاحب، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ، تو پھر ہم خیال یہ کہلائیں گے نا، جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں پہلے بھی کوئی ہم خیال نہیں، یہ بھی کوئی ہم خیال بینچ نہیں ہے، تو اگر کرنا تھا تو بڑا بینچ بنتے نا۔ آج فل کورٹ کیوں نہیں بنایا آپ؟ یہ 3 ممبر بینچ کیوں بنایا؟ یا 5 ممبر بینچ بنا ہوا تھا جسٹس جاز الحسن، اس میں دونوں طرف سے ججز بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لگا دیتے۔ دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں، اب تو 90 دن کا آئین ٹوٹ چکا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہی آج تک نہیں کروائے، وہ 90 دن بھی گزر گئے، کیا کہیں گے آپ اس سارے مسئلے میں؟ الیکشن کمیشن کو جواب، اور الیکشن کمیشن کے خلاف سخت ایکشن بنتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے، چاہے سپریم کونسل دیکھے، نیا الیکشن کمیشن اپوائنٹ کریں آپ جو صاف شفاف الیکشن کرائیں، آرٹیکل 218(3) پہ عمل درآمد کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔